हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग एडिटोरिया बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, ठीक है, जिसमें हम लोग वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नाइजर नदी। नाइजर नदी। अब ये नदी कहाँ है? ये नदी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, मतलब पश्चिमी अफ्रीकन देश में ये नाइजर नदी पाई जाती है। ठीक है, अब आप इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को जान लें। जायरे नदी का दूसरा नाम क्या है? कांगो नदी। जायरे नदी को ही हम लोग कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे है? तो ये आपको अफ्रीका महादेश में है। ये चारों नदियां जो है आपको अफ्रीका महादेश की नदी है। तो जायरे नदी को हम लोग कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खास बात क्या है कि कांगो नदी जो है वो आपको विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब देखिए लिम्पोपो नदी को क्या कहेंगे? लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, और इस नदी की खास बात क्या है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब नील नदी के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, नील नदी आपको पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से। ठीक है, क्लियर है। और नील नदी के बारे में कहा जाता है कि ये मिस्र की देन किस नदी को कहा जाता है? तो नील नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एटलस। एटलस जो है आपका वो ब्लॉक पर्वत नहीं है। ये क्या है? फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, मतलब मोड़दार वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, बाकी सारे जो है आपके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? मतलब ऐसा कौन सा मिलान है जो कि गलत है? तो दस्ते कबीर ईरान में है, ये सही है। दस्ते कबीर कहाँ है? आपको ईरान में है। कालाहारी कहाँ है? बोत्सवाना। बोत्सवाना किस महादेश में है? आपको अफ्रीकन महादेश में है। न्यूबियन मरुस्थल सूडान में, ये भी सही है। किजिल कुम जो है ये गलत है, ये सऊदी अरब में नहीं है। किजिल कुम कहाँ पे है? किजिल कुम आपको कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। मतलब किजिलकुम कहाँ पाया जाता है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काकेशस। काकेशस पर्वत जो है वो रूस में स्थित है और ये कैस्पियन सागर और ब्लैक सी को मिलाता है। उसके बीच में क्या कह सकते हैं इसको? कैस्पियन कैस्पियन और काला सागर। ठीक है, काला सागर के बीच में है। क्लियर है। और एशिया यूरोप की सीमा का भी निर्धारण ये काकेशस पर्वत करता है। क्लियर है। तो दो चीज आप यहाँ से सीख पाएंगे, काकेशस पर्वत जो है वो रूस में स्थित है और साथ ही साथ ये कैस्पियन और काला सागर के बीच में स्थित है, एवं ये एशिया और यूरोप महादेश को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगती है? निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश लगभग 4000 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं कि सबसे कम सीमा किसके साथ लगता है? तो सबसे कम सीमा जो है आपका अफगानिस्तान के साथ लगता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत जो है लगभग 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है एवं 7 देशों के साथ जलीय सीमा। ठीक है, 7 देश के साथ स्थलीय सीमा, ठीक है, और 7 देश के साथ जलीय सीमा भी साझा करता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो 7 देश कौन से हैं जिनके साथ भारत जो है जलीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है?
भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये आपको आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो आपको सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का, और ये आंध्र प्रदेश में है। अब आपको ये सारे भी जानने चाहिए। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है। काजीरंगा कहाँ पे है? तो असम में है। नामदफा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? आपसे पूछा है नहीं है, द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको धारवाड़। धारवाड़ जो है वो द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। बाकी सारे जो है कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन और ऑर्डोविशियन, ये सारे जो है द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें हैं। नेक्स्ट है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। मतलब भारत में जहां भी शुष्क कृषि की जाती है वहां पे वर्षा कितना होती है? तो जहां भी आपको शुष्क कृषि की जाएगी वहां पे वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होगी। 75 सेंटीमीटर से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? आपसे पूछा गया है किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। ठीक है। पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है? अनुसूचित जाति का प्रतिशत पूछा है। देखिए आपसे ये नहीं पूछा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है। यदि आपसे पूछता कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी, तो ये आपको कहाँ होता? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। लेकिन आपसे एससी प्रतिशत पूछा है। ठीक है। एससी प्रतिशत आपको हो जाएगा कहाँ कहाँ पे हो जाएगा? पंजाब। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, पंजाब। ठीक है। यदि आपसे पूछता है एसटी, सबसे ज्यादा एसटी का प्रतिशत कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आप क्या लिखेंगे? मिजोरम। ठीक है। लेकिन पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या एसटी का कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है परसेंटेज, और ये बिना परसेंटेज। मतलब सबसे ज्यादा संख्या पूछे तो मध्य प्रदेश एसटी का, और एसटी का सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत पूछे तो वो हो जाएगा आपको मिजोरम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बिहार को 3 जलवायु क्षेत्रों में, कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो यूरोप की मुख्य नदी जो है वो आपको डेन्यूब है। डेन्यूब है। कौन है? डेन्यूब। ठीक है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है, जो भी ऑप्शन है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। ये डार्लिंग कहाँ पे है? तो आप देखेंगे मर्रे और डार्लिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पे? मर्रे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अमेजन कहाँ पे है? तो अमेजन आपको दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है। और हुआंगो कहाँ पे है? एशिया में पाई जाती है। एशिया में कहाँ? एशिया में आपको चीन में पाई जाती है। ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर ही नहीं पता होना चाहिए, साथ ही साथ 4 जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ पे? बेंगलुरु। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना आपको सन 1984 में हुई थी। कहाँ पे? तो ढाका में। और ढाका कहाँ पे है? तो बांग्लादेश की राजधानी। तो बांग्लादेश के ढाका में अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना सन 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्डिहवा। कहाँ पे? कोल्डिहवा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है? मोहनजोदड़ो, गनवेरी लाल, धौलावीरा। ये तीनों आपको हड़प्पा कालीन नगर हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है?
दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यह जो है गुलाम वंश का संस्थापक है। 1206 ईस्वी में इसने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। इसके द्वारा जो है दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक है, साथ ही साथ दिल्ली में इसने कुतुब मीनार की स्थापना करना स्टार्ट किया था, लेकिन इस दरमियान इसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद जो है इसको कंटिन्यू कौन करते हैं? इल्तुतमिश, और पूरा निर्माण जो है कंप्लीट इल्तुतमिश करवाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बहुत दान किया करता था, जिसके कारण से इसको लाख बख्श के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो आपको कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसमें 434 प्रतिनिधि के द्वारा भाग लिया गया। अब देखिए प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन जो है आपको वो कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में, ठीक है। और इसमें अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इनसे जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं उन सारे फैक्ट्स को इस क्वेश्चन के बनाते के समय एक बार माइंड में आप रिकॉल कर ले, तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किनके द्वारा बनाई गई थी? तो चटगांव शस्त्रागार छापामारी जो है वो सन 1930 में होता है। ठीक है, और ये योजना जो है सूर्यसेन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सूर्यसेन के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा सन 1905 में इंग्लैंड के लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? वहां रह रहे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। और मार्ले मिंटो सुधार में मार्ले कौन थे? आपको मार्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे, मतलब भारत सचिव थे। वो भारत सचिव थे, और मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय थे। और कहा जाता है जो सांप्रदायिकता का जनक कौन है? तो मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता था, जाना जाता है। इनके द्वारा क्या कार्य किया गया था? तो मुस्लिम को एक पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, मतलब मुस्लिम ही मुस्लिम को चुन पाएंगे। ठीक है, ये सन 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में प्रावधान किया गया था। इसी कारण से 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये लगभग गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा में प्रकाशित होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किनके द्वारा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये बताना है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को चुना गया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में 1 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1 अगस्त 1920। नेक्स्ट है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, ठीक है, सही है। कृषि का पुनरुद्धार, ये भी सही है।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्ध है, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? राजकोषीय संकेतक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चालू खाते का जो घाटा है ये आपका राजकोषीय संकेतक नहीं है, जबकि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा ये सारे जो है राजकोषीय संकेतक के घटक हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में गरीबी रेखा का मापन जो है आपको घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है। किस पे? घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये एनएसएसओ के द्वारा। एनएसएसओ के द्वारा, एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपको फुल फॉर्म भी कभी कभी याद ये रखना चाहिए कि कभी कभी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। ठीक है, आपको ये बताना है कि अभी अभी हमारा कौन सा वित्त आयोग है? तो हमारा है 15वां वित्त आयोग है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह। अब प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके केसी नियोगी। केसी नियोगी। ठीक है, अब वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 एवं 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो देखिए द्रव्यमान संख्या को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन आपको दे रखा है कितना? 20। देखिए, और जब कोई भी तत्व यदि अनावेशित है, ठीक है, तो उसमें जितने प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। कब? जब हमारा तत्व अनावेशित हो, अनावेशित हो। ठीक है, तो ये चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कुछ नहीं लिखा है, मतलब हमारा तत्व जो है वो अनावेशित है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन के बराबर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन बराबर 18 हो जाएगा और टोटल मास नंबर या द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगा वो 38 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक की स्थापना जो है सन 1935 में की जाती है। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है सन 1949 में किया जाता है। ठीक है, सन 1949 में किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन आपको बताना है। यह केंद्र सरकार का बैंकर है, सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है, ये भी सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है एवं उसका प्रबंधन करता है, ये भी सही है। उपयुक्त, तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। आपको मेन तथ्य क्या याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण जो है इसका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। 31 में कह रहा है कि समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार। क्या हो जाएगा? सोनार। सोनार का आपको फुल फॉर्म भी जानना यहाँ पे जरूरी है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, RANGING। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिरका एसिटिक एसिड सही है। इमली टार्टरिक एसिड सही है, ये सुमेलित है। संतरा फॉर्मिक एसिड ये गलत है। ठीक है, संतरा में क्या पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक एसिड। जो भी खट्टे फल है उसमें आपको सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो बोला था कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ये भी सही है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है वो आपको लाल चींटी में पाया जाता है। किसमें? लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
मृग मारीचिका का कारण है, मृग मारीचिका का कारण जो है आपका वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरण, रूपांतरण, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, तो ये गलत है, ठीक है। 34 का, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, तो आपका यही चुनना था कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी घटना नहीं होती है, तो ये नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्बन, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। यहाँ पे तो कार्बन कहीं आता ही नहीं है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें चुनना था गलत कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। पॉलीकॉट किसका मिश्रण है? पॉलीकॉट किसका मिश्रण है? तो पॉलीकॉट जो है आपका वो पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है, पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? मतलब सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान किसका है, मतलब हायर कैलोरिफिक वैल्यू किसका है वो बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। सीएनजी का क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में करते हैं, और सीएनजी का इस्तेमाल हम लोग गाड़ियों में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक में क्या पाया जाता है? तो आप पाएंगे कि परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि नाभिक के बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो आपसे पूछा गया है परमाणु नाभिक के अवयव कौन है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो आंसर किधर है आपका? देखें, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा सी। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है वो हाई प्रेशर में जो है रक्त के साथ कम घुलता है, मतलब रक्त में उसका जो घुलने की क्षमता है वो हाई प्रेशर पे कम रहता है। इसके कारण से हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाते हैं जब हम गहरे समुद्र में जाते हैं, क्योंकि गहरे समुद्र में जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए हम लोग पॉलीअमाइड का यूज़ करते हैं, पॉलीअमाइड का यूज़ करते हैं, जबकि यदि आपको बुलेट प्रूफ ग्लास बनाना हो तो पॉलीएथिलीन पॉलीकार्बोनेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना हो तो पॉलीएमाइड का यूज़ करते हैं, जबकि बुलेट प्रूफ ग्लास बनाना हो तो पॉलीएथिलीन या पॉलीकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका होता है लीवर, यानी यकृत का। क्या होता है? यकृत, ठीक है। लगभग इसका भार कितना है? 1.5 kg होता है भार, और इसका लंबाई और चौड़ाई पूछे तो आप बता सकते हैं 15 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। इसका क्या कार्य है? तो ये बहुत सारे हार्मोन हार्मोन और एंजाइम का श्रवण करते हैं, मतलब ये रिलीज करते हैं, जो कि हमारे पाचन में बहुत ही सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में बहुत ही सहायता करता है। जैसे आपको पता होगा बाइल जूस, ठीक है, पित्तरस, ठीक है, पित्तरस, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। तो अमीनो अम्ल का बहुलक कौन है? तो प्रोटीन। अमीनो अम्ल का बहुलक मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल के एटम्स को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। तो अमीनो अम्ल का बहुलक है प्रोटीन। नेक्स्ट है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है आपको छोटी आंत के, देखिए छोटी आंत है आपको, छोटी आंत के 3 पार्ट पाए जाते हैं, इलियम, जेजनम और ड्यूडेनम। तो इलियम, छोटी आंत के इलियम में आपको भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। लगभग ये आपको
देखा जाए तो 7.5 मीटर लंबा होता है, 7.5 मीटर लंबा होता है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके सरफेस पे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, जो कि भोजन में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, भोजन में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। और इलियम क्या है? छोटी आंत का एक पार्ट है। छोटी आंत के 3 पार्ट कौन कौन है? देखिए, हिंदी में मैं लिखता हूँ, इलियम, इलियम, जेजेनम और ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए सही है, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में सही है, संकेत भेजने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अब हमें जानना है कि पराश्रव्य ध्वनि होता क्या है। तो पराश्रव्य ध्वनि ऐसी ध्वनि है जिसका फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। ठीक है, अब 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होगा वो हम लोग नहीं सुन पाते, यानी मानव जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में यदि रहता है तो ही मानव सुन सकता है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। ठीक है, और 20,000 से हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगा उसको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य मतलब जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो इसको कौन सुन सकता है? तो इसको सुन सकता है आपको चमगादड़, बिल्ली या कुत्ते, ये लोग जो है पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। अब आपसे बोला जाएगा अवश्रव्य ध्वनि क्या है? अवश्रव्य ध्वनि किसको कहते हैं? तो ऐसी ध्वनि जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, उसको हम लोग अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क मतलब आगे का भाग जो है वो सोचने का कार्य करता है। अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट होता है, सेरेब्रम, ठीक है, और थैलमस, ठीक है, और हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क जो है वो सोचने का कार्य करता है। नेक्स्ट है लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है आपको स्टार्च के पाचन में मदद करती है। जैसे ही हम भोजन लेते हैं तो टाइलिन ग्रंथि होता है, क्या होता है? आप टाइलिन, ठीक है, टाइलिन ग्रंथि होता है जिससे हमारा लार निकलता है और वो खाने में मिल करके खाना को सॉफ्ट बना देता है और वहां से हमारा स्टार्च का पाचन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में आपको जस्ता मौजूद होता है, जस्ता मतलब जिंक। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता मतलब जिंक। नेक्स्ट है परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है, ठीक है, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, अनिषेचित अंड का परखनली के अंदर परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निषेचन जो है माता के शरीर के बाहर होता है। कहाँ पे होता है? तो एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब होता है, उसमें आपको निषेचन होता है, जिसके कारण से हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का आपने नाम सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो इसमें निषेचन की क्रिया जो होती है वो माता के शरीर के बाहर होती है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया जो है एक अनुवांशिक रोग है, इससे जो प्रभावित होता है वो होता है रक्त। क्या होता है? रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपको वो 9 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा तापीय ऊर्जा। कौन हो जाएगा? तापीय ऊर्जा। ये सारे जो है वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, सही है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, सही है। राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है, ये गलत है। राज्यपाल
मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, वो कौन कर सकता है? वो कर सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकते हैं, ये राज्यपाल नहीं कर सकते। तो आपको चुनना था कौन कथन औसत्य है, तो औसत्य कौन सा है? सी। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्य के आवंटन हेतु नियम बना सकते हैं। तो ये सही बात है, ये बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये क्या है? एनजेएसी का आपने सुना होगा नाम, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें क्या होता था, ये जो बना वो कॉलेजियम सिस्टम हुआ करता था। कॉलेजियम सिस्टम जो कि अभी भी चल रहा है, जजों की नियुक्ति से ये इसका संबंध है। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके एक एनजेएसी बनाने की बात की गई थी 99वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे निरस्त करार कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, गलत है। लोकसभा के द्वारा किया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, गलत है। देखिए यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के द्वारा भी प्रस्ताव को पारित करके हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो संसद द्वारा हो जाएगा। सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपका कौन सा हो जाएगा? संसद, क्योंकि संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएगा। तो राष्ट्रपति को जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं से भी महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करके हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 61 में है, जिसके तहत राष्ट्रपति यदि संविधान की अवहेलना करते हैं, ठीक है, नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उसके एवज में उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और वो प्रक्रिया संसद के दोनों में से किसी भी सदन में से स्टार्ट की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इसीलिए आपका सर्वोच्च जो सबसे ज्यादा उपयुक्त जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, संसद द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 371 ए। 371 ए। ठीक है, नागालैंड को जो है वो स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, वो 371 ए के द्वारा। आप पूछेगा 371 बी के द्वारा किसको? तो असम को दिया गया है। 371 सी के द्वारा किसको? तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर को। ठीक है, किसको? तो मणिपुर को। 371 डी के द्वारा किसको? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको बताना है सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया है? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे लिख के। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, ठीक है, जिसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष पर, कितने? प्रति 2 वर्ष पर रिटायर करते हैं। ठीक है, तो कार्यकाल पूछेगा इसका, तो 1/3 इंटू 2 कर दीजिए। अब 3 को 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष। यह एक अस्थायी सदन है जो कि कभी विघटन नहीं होती है, कभी भी विघटित नहीं होती है, मतलब कभी भी इस सदन का भंग नहीं होता है। ये एक अस्थायी सदन है। ठीक है, जबकि लोकसभा जो है वो उसका विघटन होता है प्रत्येक 5 साल के बाद, उसमें नए उसका विघटन हो जाता है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो वो देश की सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय को इसका अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, नीति आयोग जो है योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया है, मतलब योजना आयोग के जगह पर बनाया गया है। तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, तो सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री जो है हर 5 साल पर आप देखेंगे कि वो बदलते रहते हैं, इसलिए इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है।
तो आपको गलत कथन चुनना था, तो कौन सा हो जाएगा? आंसर बी इसका सही हो जाएगा। इसका गठन 1 जनवरी 2005 में किया गया, तो ठीक है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है, यह भी सही है। ठीक है। अब देखिए इसके उपाध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष है आपके सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है परमेश्वरण अय्यर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो आपको हो जाएगा 12वां संविधान संशोधन 1985। 12वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को असंवैधानिक करार दिया गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा का प्रयोग कर सकता है? तो नोटा का प्रयोग जो है वो मतदाता लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ही कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव ही प्रत्यक्ष चुनाव होता है। बाकी राज्यसभा और विधानसभा में जो आम नागरिक है वो वोट नहीं देता, बल्कि आम नागरिक के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 मतलब आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वियना। वियना क्या है? वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रिया क्या है? ये यूरोप की एक देश है। यूरोप की एक देश है। ठीक है। IAEA का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो पहला एशियाई देश कौन बन गए? दक्षिणी कोरिया। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाले पहले एशियाई देश दक्षिण कोरिया बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, ठीक है, द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। नेक्स्ट देशबंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से आपको चित्तरंजन दास को जाना जाता है, जबकि CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को आपको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नहीं, जयप्रकाश को, सॉरी, इसको आप एक बार देख लेंगे, जयप्रकाश को किसके नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार जो है वो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? एक मिनट, इसको देख लिया आप। देशबंधु के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक और कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो आपका चिकित्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है वो अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 70। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसके साथ हमने एरोडोडिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 को कंप्लीट किया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।